हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे स्टूवन के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं और घर बैठे ही अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग टॉपिक को भी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज के टॉपिक का नाम होगा हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। किसकी बारे में बात करेंगे आज? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब कि हमारे एनवायरमेंट से जुड़ी हुई केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये जो है आपके क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में जब आप एनसीईआरटी को आप देखोगे तो एकदम अंत में बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया रहता है जिसको कि बच्चे मिस कर देते हैं, पर आपको मिस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं और जो सवाल पूछे गए हैं बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। मतलब कि ऐसा सवाल जिसको हमें जानना चाहिए क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक को आज डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल वही चीज़ पढ़ाएंगे जहाँ से सवाल पूछा गया है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे जहाँ से सवाल पूछा गया है, क्योंकि हमने देखा है कि थ्रू आउट द ईयर सवाल पूछने का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है बहुत ही फिक्स है। सेम टाइप के सवाल को अलग अलग तरीके से पूछता है और उसी को हमें आपको बताना है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मेरे बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद, अ फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन स्टूवन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, स्टूवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है IIT BHU से फ्रॉम द फील्ड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, एक ऐसा फील्ड जहाँ पे केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे पूरा का पूरा केमिस्ट्री बढ़ी रहती है। तो इसी केमिस्ट्री की बदौलत हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है, कैसे केमिस्ट्री को सिंपल बनाया जाता है और कैसे केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। एक बार आपकी केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा ही मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा। और अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो केमिस्ट्री को हमेशा सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए। हमेशा सिस्टम को फॉलो करिए। अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, यकीन मानिए, लिख के ले लीजिए, आपको केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगेगी। हमेशा बच्चे आते हैं बोलते हैं कि सर मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, केमिस्ट्री मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है। तो मैं बोलता हूँ कि बच्चा तू केमिस्ट्री को सिंपल नहीं कर पढ़ रहा है। सिंपल पढ़, समझ के पढ़, टाइम दे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि केमिस्ट्री पूरा का पूरा आपको एक दिन में या फिर एक हफ्ते में समझ में आ जाएगा, नहीं। केमिस्ट्री को समझना इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, सवाल के साथ जूझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय मी। सबसे पहले एनवायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जानते हैं कि एनवायरमेंट होता क्या है। एकदम सरल लहजे में एनवायरमेंट को हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, कि जो हमारे आसपास है, जो आपके आसपास है, दैट ऑल थिंग प्रेजेंट इन आसपास इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट का नाम देते हैं। पर क्या केवल इतना ही कह देना एनवायरमेंट की डेफिनेशन पूरी कर देता है? बिल्कुल नहीं। एनवायरमेंट की डेफिनेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, एकदम बढ़िया तरीके से लिखा जाए, तो कुछ इस तरीके से होता है। The surrounding or conditions in which a person, animal or plant lives or operates। ये हो गया एनवायरमेंट की डेफिनेशन, कि ऐसा सराउंडिंग या ऐसा कंडीशन जिसमें हम लोग एनिमल और प्लांट रहते हैं और खुद को ऑपरेट करते हैं, जिंदगी जीते हैं। तो ऐसे सराउंडिंग और कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? एनवायरमेंट का नाम देते हैं। अब देखिए ये वाला डेफिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। मतलब कि क्या है, यही तो है डेफिनेशन है कि सब कुछ समझ में आ गया कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट में हमसे क्या चीज़ जुड़ा हुआ होता है।
तो दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। कुछ और बातें अगर करते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की बात करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट का कितना कंपोनेंट होता है, मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ मौजूद है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को। जो भी चीज़ हमारे आसपास मौजूद है उस एनवायरमेंट को हम लोग 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एटमॉस्फेयर। क्या है एटमॉस्फेयर? इट इज द गैसियस लेयर एनवेलपिंग द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो भी गैसियस लेयर है, ये पूरा का पूरा गैसियस लेयर जो कि हमारे ऊपर मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर। तो इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज। अर्थ पर जितने भी तरह का वाटर बॉडी है, जितने भी तरह का, कोई भी वाटर बॉडी हो सकता है बेटा, चाहे वो नदी हो सकती है, चाहे वो तालाब हो सकता है, चाहे वो कुआं हो सकता है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, चाहे वो समुद्र हो सकता है, चाहे वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो जितना भी वाटर बॉडी हमारे अर्थ पर मौजूद है, सारा का सारा वाटर बॉडी किस फॉर्म में मौजूद है बेटा? हाइड्रोस्फीयर के फॉर्म में मौजूद है। और तीसरा होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट, विच इज मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल, जिसमें क्या है? अलग अलग तरह के मिनरल मौजूद है। मतलब कि हम जहां पर खड़े हैं, जिस हार्ड सरफेस पर हम खड़े हैं, वो आपका कहलाएगा लिथोस्फीयर। तो हो गया आकाश, दूसरा जल, और तीसरा पृथ्वी, भूमि। पृथ्वी ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे? भूमि। पृथ्वी क्या होता है? अर्थ होता है, हम भूमि बोलेंगे, जमीन, भूमि। तो ये 3 चीज हो गया, आकाश, जल और भूमि। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। और हमें इन्हीं तीनों कंपोनेंट से जुड़ी हुई बातों को पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी बॉडी में भी एंटर करेगा। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर से हमारा ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वैसे ये बात नहीं है कि हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से भी प्रभावित नहीं होता है, उससे भी प्रभावित होता है। पानी हम लोग पीते हैं, अगर पानी में गंदगी आ गई तो हम प्रभावित हो जाएंगे। ज़मीन में हम लोग रहते हैं तो ज़मीन से भी हम लोग प्रभावित होता है। ज़मीन से जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो प्लांट लाइफ होते हैं, एज यू ऑल पीपल नो अबाउट इट। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। समझ में आ गया होगा तो नोट करिएगा जल्दी। इनफैक्ट समझ में तो आ ही गया है, बस नोट करने की देरी है। नोट इट डाउन प्लीज़। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग सीधे अब एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का कितना लेयर होते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, वैसे पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा। और मैं आपको बोल रहा हूं नाम केवल इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लेयर जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। मतलब कि हम जहां पे खड़े हैं उसके अर्थ के जस्ट ऊपर जो फर्स्ट लेयर होता है, हम अर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थ से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो अर्थ के ऊपर जो पहला लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर स्टार्ट एट द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड्स टू 8 to 15 किलोमीटर। मतलब कि अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे? 8 से 15 किलोमीटर तक, वो आपका गैसियस एनवेलप कहलाएगा ट्रोपोस्फियर। 8 से 15 माइल्स में भी दिया हुआ है। दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर इज मोस्ट डेंस। इसको नोट करिएगा। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, उसको नोट करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नोट तो आपको सब करना है, पर जो मैंने अंडरलाइन किया है, सर्कल बनाया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे कि ये पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर में कौन सा लेयर सबसे डेंस होता है? इट इज़ द ट्रोपोस्फियर।
ट्रोपोस्फियर इज द डेंस लेयर, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा रहता है और दूसरी बात क्या है कि यहां पर गैसेस ज़्यादा मौजूद हैं, तो दैट इज़ अ डेंस लेयर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाएंगे, देन द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाएंगे और कहां तक जाएंगे? 50 किलोमीटर। ये जो 50 किलोमीटर है ना बच्चा, ये अर्थ सरफेस से, याद रखिएगा, अर्थ सरफेस से। तो मतलब कि अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर, फिर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर का नाम आएगा। द स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर एंड एक्सटेंड्स टू 50 किलोमीटर हाई। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ओजोन लेयर जिसके बारे में हमें चर्चा करना है, ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ये अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से रह लेते हैं। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है और ये 15 से 50 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। इनफैक्ट 8 से 50 भी बोल सकते हैं। तो दूसरा लेयर हो गया स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर एक और लेयर आता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या आ गया? मीजोस्फियर आ गया। मीजोस्फियर स्टार्ट जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सटेंड्स टू 85 किलोमीटर, मतलब कि 50 किलोमीटर तक तो आपका स्ट्रेटोस्फियर हो गया, फिर 50 से 85 किलोमीटर आपका क्या चला जाएगा? मीजोस्फियर चला जाएगा। और इस मीजोस्फियर में ही मेटियोर्स जो होते हैं वो बर्न करते हैं, मतलब कि जो आकाश से उल्का पिंड जो गिरता है, उल्का पिंड गिरने के बाद कुछ फायर वर्क दिखता है ना थोड़ी देर के लिए, वो फायर वर्क जो है वो मीजोस्फियर में ही होता है। मतलब कि जब उल्का पिंड गिरता है तो मीजोस्फियर पर जाते जाते वो बर्न करने लगता है एंड वी गेट अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट एट द नाइट। शायद आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, मारिए सर्च, लिख लीजिए मेटियोर्स, देखिएगा वहाँ पर अलग अलग तरह का वीडियो रहता है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो मीजोस्फियर समझ में आ गई बात। पहला लेयर हो गया ट्रोपोस्फियर, फिर नाम हो गया स्ट्रेटोस्फियर और फिर नाम हो गया मीजोस्फियर। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया। फिर अगला जो है वो एक और जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर जो है कहां से स्टार्ट करेगा? मीजोस्फियर से स्टार्ट करेगा। थर्मोस्फियर स्टार्ट जस्ट अबव द मीजोस्फियर एंड एक्सटेंड टू 600 किलोमीटर। मीजोस्फियर कहां पे खत्म हुआ था? मीजोस्फियर खत्म हुआ था 85 किलोमीटर तक, और 85 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे 600 किलोमीटर तक, तो यहां पर आपको मिलेगा थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑरोरा बोरियालिस एंड सैटेलाइट्स। इस थर्मोस्फियर में ही हमारे सैटेलाइट पाए जाते हैं और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑरोरा बोरियालिस। सर्च करिएगा, ज़रूर सर्च करिएगा नेट पर, यूट्यूब पर, देखिए ऑरोरा बोरियालिस कैसा दिखता है। पोलर रीजन पर ये देखने को मिलता है, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमें देखने को मिलता है। जो आसमान में बहुत रंग बिरंगा वहाँ पर इवेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑरोरा बोरियालिस। थर्मोस्फियर का नाम समझ में आएगी बात। अगला जो है दैट इज कॉल्ड एज आयनोस्फियर। आयनोस्फियर जो होता है वो आपका कलेक्टिव लेयर है, ये कलेक्टिव लेयर है। द आयनोस्फियर इज एन अबंडेंट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और आयनाइज्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम, अब कहाँ से कहाँ तक होता है? 48 किलोमीटर से above the surface to the edge of the space about 965 किलोमीटर तक। कितना आ गया? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर मतलब कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा ध्यान से, आयनोस्फीयर किसको किसको इंक्लूड करता है? आयनोस्फीयर कुछ लेयर को इंक्लूड करता है। हमने ट्रोपोस्फियर के बारे में बताया था, 8 से 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में हमने आपको क्या बताया था? 50 किलोमीटर तक।
और ये कहां से स्टार्ट होता है 48 किलोमीटर तक, मतलब कि कुछ पार्ट, बहुत ही हल्का सा पार्ट स्ट्रेटोस्फियर का है। फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद क्या आया था, मीजोस्फियर आया था। मीजोस्फियर आया था ना, सॉरी, क्या क्या आया था, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, 1 2 3, नंबरिंग गलत हुई है। ट्रोपोस्फियर 15 किलोमीटर था, स्ट्रेटोस 50, फिर ये 85, ये नंबरिंग गलत हो गई है, ये 5 नहीं है यहां पर, ये 4 है, यहां पर ये 5 लिखेंगे, ठीक है। तो जो आपका आयनोस्फियर है, आयनोस्फियर क्या क्या इंक्लूड किया है, 2 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर प्लस आगे ना 50 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर हमने कर लिया तो 50 किलोमीटर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर का 2, फिर मीजोस्फियर 85 किलोमीटर तक, मतलब कि पूरा का पूरा मीजोस्फियर इंक्लूड करेगा। 85 किलोमीटर से हम लोग 600 किलोमीटर तक आए थे, थर्मोस्फियर था, तो 965 तक जाना है, मतलब कि पूरा का पूरा थर्मोस्फियर भी इंक्लूड करेगा, और प्लस कुछ रीजन ऑफ, सम रीजन ऑफ एक्सोस्फियर, सम रीजन ऑफ एक्सोस्फियर। सम रीजन ऑफ एक्सोस्फियर, तो चारों की 4 रीजन को इंक्लूड कर रहा है आयनोस्फियर। और आयनोस्फियर की खास बात क्या है कि इसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। आयनोस्फियर कोई अलग लेयर नहीं है, आयनोस्फियर इज अ ग्रुप ऑफ लेयर, जिसमें कि 2 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर का इंक्लूड हुआ, फिर पूरा का पूरा मीजोस्फियर, फिर पूरा का पूरा थर्मोस्फियर, और फिर कुछ किलोमीटर या कुछ रीजन एक्सोस्फियर का भी होता है। कहाँ तक, 965 तक जाते हैं। और एक्सोस्फियर को हम लोग स्पेस भी बोलते हैं। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फियर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर के ऊपर, मतलब कि 600 से 10,000 किलोमीटर तक आपका हो गया एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर 5वां, ये छठा होगा, ये क्या हो गया, ये छठा, और 6 के बाद आपके ये हो गया 7, 7वां हो गया स्पेस। 7वां क्या हो गया बेटा, स्पेस हो गया, मतलब कि एक्सोस्फियर के बाद में स्पेस आपको मिलेगा, दैट इज अ स्पेस। तो दैट इज द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। ये सब आपका क्या हो गया, अलग अलग लेयर हो गया एटमॉस्फियर का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, बोल बच्चा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, कुछ और पार्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये देखिए एक डायग्राम, मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर और फिर स्पेस, ठीक है। आपका यहां से अगर जाते हैं, यहां से सम पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, पूरा का पूरा मीजोस्फियर, पूरा का पूरा थर्मोस्फियर एंड सम पार्ट ऑफ एक्सोस्फियर, ये आपका बना दिया आयनोस्फियर। ये बस मैं आपको देखने के लिए बना रहा हूं, इसको ड्रॉ मत करिएगा। और बाकी चीज़ आपको दिया हुआ है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में है, मेटियोर्स मीजोस्फियर में है, सैटेलाइट भी आपका इसमें आ जाता है, थर्मोस्फियर, और ये सब आप, ये स्पेसशिप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में देखते हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, 62 डिग्री फ़ारेनहाइट से -60 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है, फिर -60 से 5 जा रहा है, फिर 32 से -130 जा रहा है, फिर 932 से फिर 3, बाद में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देखिए इस सरफेस से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटने के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर ये बढ़ता रहता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर और चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सब थोड़ा बहुत बेसिक सी बात है। सरफेस से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटने के बाद फिर आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और फिर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। टेम्परेचर क्या करता है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए बेटर रहेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ता रहता है।
तो एक हद तक घटेगा, फिर टेम्परेचर बाद में बढ़ना चालू हो जाएगा। दैट इज द केस ऑफ टेम्परेचर। देख लिया इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको बच्चा लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, कुछ और चीजें देखते हैं। पॉल्यूटेंट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, जैसे कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर एटमॉस्फेयर का जो हमसे इंटरेक्ट करता है वो है ट्रोपोस्फियर। हम किस लेयर में रह रहे हैं? ट्रोपोस्फियर को हम लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ट्रोपोस्फियर में जो भी मौजूद है वो हमें इफेक्ट करेगा। तो ट्रोपोस्फियर में अगर कोई ऐसा चीज मौजूद है जो कि हमारे हेल्थ को हार्मफुल इफेक्ट शो करता है तो वो हम लोग को बोलते हैं पॉल्यूटेंट। व्हाट आर द पॉल्यूटेंट? तो पॉल्यूटेंट्स आर द कंटेमिनेंट्स दैट गेट इंट्रोड्यूस इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट बियॉन्ड परमिटेड लिमिट। ये याद रखिएगा, बियॉन्ड परमिटेड लिमिट है, मतलब कि एक सीमा तक ही ये सब अच्छा होता है। अगर उस सीमा से ज्यादा है, अगर लिमिट से ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। तब जाकर हम इस चीज को क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट का नाम देंगे। एंड कॉज डिलीटरियस इफेक्ट टू द इनहैबिटेंट्स इन अ विजिबल वे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। ये नहीं कि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट एकदम नहीं होता है, पर इतने कम लेवल में होता है कि उसका हमारे बॉडी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। पर अगर उसका लेवल बढ़ा दें, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा दें, एक लिमिट के ऊपर कर दें, तो वो हमारे लिए घातक हो जाएगा और वही हमारा कहलाएगा पॉल्यूटेंट। दो तरह का पॉल्यूटेंट होता है, पहला होता है गैसियस पॉल्यूटेंट और दूसरा होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। जैसे कि नाम पता चल रहा है, गैसियस पॉल्यूटेंट आर दोज पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। मतलब कि ऐसा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज गैसियस पॉल्यूटेंट। या ऐसा पार्टिकल हमारे ट्रोपोस्फियर में है, किसमें बेटा? ट्रोपोस्फियर में है, जो कि हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, लिविंग बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। कुछ एग्जांपल देख लीजिएगा। गैसेस में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, H2S हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। देखिए ओजोन की बड़ी खास बात है, ओजोन अगर ऊपर की तरफ है जहां पर उसको होना चाहिए तो वो हमारे लिए अच्छा है, पर वहीं ओजोन हमारे ट्रोपोस्फियर में आ गया। अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में है तो अच्छा है, पर अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में आ गया तो वो खराब है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में आने के बाद हम ओजोन को जब इनहेल करेंगे तो वो हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। तो ओजोन इज ऑल्सो अ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। और हाइड्रोकार्बन का भी नाम आता है, जो कि पेट्रोल ये सब में आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आता है। पार्टिकुलेट में आपका हो गया डस्ट हो गया, फ्यूम हो गया, स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, स्मॉग हो गया। दे आर द पार्टिकुलेट वन। नाम बस नोट कर लीजिए। स्मॉग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है स्मॉग, नोट कर लीजिए बच्चा लोग। आई होप नोट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कुछ रिएक्शंस, जैसे कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, साथ ही साथ ओजोन और H2O2 भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराता है। ओजोन क्या देता है? ऑक्सीजन एटम दे सकता है। H2O2 क्या करता है? ऑक्सीजन एटम दे सकता है। तो इस वजह से हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके सल्फर को गैसियस पॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO बनाया, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाया, NO ओजोन के साथ भी रिएक्ट करके NO2 बना सकता है। तो अलग अलग तरीके से हमें गैसियस एयर पॉल्यूटेंट मिल सकता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर नाइट्रोजन। उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, और कार्बन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका पॉइजनस गैस होता है।
देखेंगे कि क्यों ये पॉइजनस गैस होता है, और CO2 आपका क्या हो गया, ये पॉल्यूटेंट हो गया। दैट इज द वे बाय विच गैशियस पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड। बस रिएक्शन नोट करिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये सब तो आप केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ते ही हो, ज़्यादा कुछ डिटेल में इसमें नहीं जाना है। यू ऑल पीपल नो वेरी मच अबाउट इट। आप यही सब तो पढ़ते पढ़ते बड़े हो रहे हो। आई होप नोट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, साइड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट। कि जो हमारा पॉल्यूटेंट है, चाहे हम गैसेस की बात करें चाहे हम पार्टिकुलेट की बात करें, उनका साइड इफेक्ट, उनका इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, थ्योरेटिकल बात है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो सल्फर ऑक्साइड होता है वो रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जब हम इसको इनहेल करते हैं तो हमारे लंग के अंदर जाता है, लंग के अंदर जाके ये डैमेज क्रिएट करता है। तो ये क्या है बेटा, आपका रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है। दे कॉजेज इरिटेशन टू आईज रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। मतलब कि अगर कहीं पर बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, एकदम हेलमेट नहीं लगाए हैं, एकदम खुले में जा रहे हैं, मस्ती करते हुए जा रहे हैं, अचानक से ट्रैफिक में फंस गए, इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है कि वहाँ पर बस धुआं ही धुआं है, और बाद में क्या होता है कि इस धुएं में से जब निकलते हैं, घर आते हैं, देखते हैं कि हमारी आँख एकदम लाल है, आँख से आंसू निकल रहे हैं। किसकी वजह से, सल्फर ऑक्साइड की वजह से। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज रेड हेज। रेड हेज क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स विथ एरोसॉल। ट्रैफिक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एरोसॉल से मिक्स करता है तो वहाँ का पूरा माहौल जो होता है वो एकदम लाल हो जाता है, एकदम लग रहा है कि खून की नदियाँ बह रही हैं, खून का हवा बह रहा है, नदियाँ नहीं, खून के हवा बह रहा है। तो ऐसे केस में एकदम पूरा का पूरा लाल एनवायरनमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेड हेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड हेज। और रेड हेज क्या करता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है रेड हेज। अगला हाइड्रोकार्बन की जो हमने बात किया था, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कि कैंसर कॉजिंग होता है। हाइड्रोकार्बन जो निकलता है वो किससे निकलता है, अनबर्न्ड पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल और डीजल की बर्निंग अच्छे से नहीं हुई। जब पेट्रोल और डीजल की बर्निंग इंजन के अंदर अच्छे से नहीं होती है तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिलीज़ होता है, और हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग इनहेल करते हैं तो कैंसर कॉजिंग एजेंट की तरह काम करता है। दे आर पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है, और बनाता क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से 300 गुना ज़्यादा होता है, 300 गुना ज़्यादा। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो पॉइजनस कैटेगरी में आता है। मतलब कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, आयरन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन आयरन का बना हुआ हीमोग्लोबिन है, 4 आयरन होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन है। और उस ब्लड में मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो हीमोग्लोबिन से दोनों कॉम्प्लेक्स बना सकता है, पर कौन सबसे पहले बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की एफिनिटी हीमोग्लोबिन की तरफ 300 गुना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन इज 3 टाइम्स मोर देन द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया, ऑक्सीजन फालतू में वहाँ पे बैठा रह गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पाई, और जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई तो हमारे बॉडी को बहुत सीवियर डैमेज होगा, हमारा बॉडी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमारी बॉडी को जीने के लिए चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए।
ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी वजह से बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस इन नेचर। नोट कर लीजिएगा बच्चा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, बड़ा जबरदस्त बात बता रहा हूं। आई होप नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड और जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बड़ी अच्छी चीज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बचेगी। मतलब कि जो भी प्लांट और एनिमल रह रहे हैं पृथ्वी पर, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से रह रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस की इफेक्ट को हटा दें तो पृथ्वी का कंडीशन इतना बेकार हो जाएगा कि हम उस कंडीशन में रह नहीं पाएंगे। कैसे? सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। बाय डेफिनेशन द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब कि ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं। तो ट्रोपोस्फियर लेयर पे जो गैसेस मौजूद हैं वो गैसेस बड़े काम का होता है। क्यों? ये जो गैसेस मौजूद है, गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ये काम क्या करते हैं? सन के हीट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। मतलब कि सन से जो आपको हीट एनर्जी मिलती है, उस हीट एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है? गैसेस प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। होता क्या है? दिस प्रोसेस मेक्स द अर्थ मच वार्मर देन इट वुड बी विदाउट अ एटमॉस्फियर। कि अगर हम उन गैसेस को हटा दें तो उन गैसेस को हटाने से अगर कंपेयर करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर काफ़ी वार्म होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को हटा दें, एटमॉस्फेयर से गैसेस को हटा दें, ऑब्वियस सी बात है कि गैस नहीं रहेगी तो हम सर्वाइव ही नहीं पाएंगे। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग गैसेस को अगर हम लोग एकदम हटा दें तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो नहीं रहा है। सन से जो हीट एनर्जी आ रही है उसका ट्रैपिंग हो नहीं रहा है। जब ट्रैपिंग नहीं हो पा रही है तो इस वजह से हीट जो है पूरा एस्केप कर जाएगा। एस्केप करने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब कि इतना कम हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाएगा, -18, -20, -30 में चला जाएगा। क्या हम -18, -20, -30 में सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा अर्थ जो है लाइफ के लिए सस्टेनेबल हो गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लाइफ है, नहीं है लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स अर्थ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस की कहानी, कितना इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस। नोट करिएगा डेफिनेशन। आई होप नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। डायग्राम वाइज देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है। ये है, देख रहे हैं ना, सूरज चमक रहा है, रोशनी आ रही है, रोशनी के साथ साथ हीट एनर्जी भी आ रही है। ये हमारा हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है वो हम अगले स्लाइड में बताएंगे। तो इसमें है ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि सारी की सारी गैस जो है हीट एनर्जी को ट्रैप करने का काम नहीं करता है। केवल कुछ ही गैस जो है वो हीट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। एंड दोज सम गैसेज विच ट्रैप्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज है। तो इस ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही सन का हीट एनर्जी का मेजर पोर्शन जो है वो अंदर ही रह जाता है और बहुत ही माइनर पोर्शन जो है वो बाहर निकलता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा अंदर रह गया। अगर पूरा का पूरा अंदर रह गया तो इतना गर्म हो जाएगा कि वो भी हमारे काम का नहीं रहेगा। तो कुछ सन लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, हीट एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। और इसी कुछ पार्ट की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है बेटा? थोड़ा सा गर्म है, नरम है, गर्म है, रहने लायक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट।
देख रहे हैं ना, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई यूनाइटेड किंगडम होगा, ये यूरोप होगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अफ्रीका हो जाएगा। तो ये हमारा अर्थ है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर और ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। 3 लेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर ट्रोपोस्फियर, जहां पर गैसेस पाई जाती हैं, मोस्ट डेंस लेयर होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ये सब है। सबसे मेजर पोर्शन जो ग्रीन हाउस गैस का है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक CO2 हो गया। फिर सेकेंड मेजर गैस इज मीथेन। मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO भी कुछ पार्ट में होता है। हेलो कार्बन भी हो गया, क्या हो गया बच्चा, हेलो कार्बन। और फिर ओजोन भी ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, एंट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, तो 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें और मीथेन की बात करें, सो दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस, पता ही है आप लोगों को। मीथेन क्या है बेटा, आपका मार्श गैस की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। अब देखिए, ये CO2 और मीथेन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, मीथेन गैस का अमाउंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वही हो भी रहा है कि हम लोग इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैसेस का अमाउंट बढ़ रहा है और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कॉज हो जाता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि CO2 के एमिशन को कम करते हैं, मीथेन के एमिशन को कम करते हैं। जैसे कि अगर हम मीथेन गैस की बात करें तो इंडिया और चाइना जो है मीथेन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कब, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन होता है, धान का कल्टीवेशन होता है जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। और CO2 तो अपना अलग तरीके से सोर्स से निकल ही रहा है। समझ गया ना ये सब? आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, नाम बस याद करिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन से गैस से होता है। एसिड रेन, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताना है एसिड रेन के बारे में। डेफिनेशन जान लीजिए और कैसे होता है एसिड रेन वो जान लीजिए। जैसे कि ये देखिएगा, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया गया है कि जो बरसात हो रही है, बरसात का सीज़न चल रहा है, जो बरसात हो रही है अगर उस बरसात के पानी का pH 5.6 से नीचे आ जाए तो उस बरसात को हम लोग एसिड रेन कहेंगे। ये नहीं कि 7 के नीचे आ जाए, 7 के नीचे इज ऑल्सो द एसिडिक, पर उसको हम लोग एसिड रेन नहीं बोलेंगे। हम लोग 5.6 के नीचे आने पर ही एसिड रेन बोलेंगे। एंड एसिड रेन इज वेरी डेंजरस फॉर एवरीथिंग, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें, चाहे एनिमल लाइफ की बात करें, चाहे प्लांट लाइफ की बात करें, चाहे सी लाइफ की बात करें, चाहे हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, चाहे हम अलग अलग तरह के मेटल्स की बात करें, हर एक के लिए एसिड रेन बड़ा घातक होता है क्योंकि दैट इज हैविंग अ कोरोसिव नेचर। इनके पास कैसा नेचर होता है? कोरोसिव नेचर होता है, डैमेज करने वाला नेचर होता है। तो एसिड रेन से बचना चाहिए। तो 5.6 के नीचे। अब यह है कि 7 और 5.6 के बीच में जो pH है उसको हमने एसिड रेन क्यों नहीं बोला? हम लोग बोलते हैं कि उस रेन को हम लोग नॉर्मल रेन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस भी मौजूद होता है
और यही CO2 गैस, देखिए CO2 गैस को आप हटा नहीं सकते, आप एक्सेल कर रहे हैं, CO2 गैस निकाल रहे हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस पाना ही पाना है, और CO2 की वजह से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। तो CO2 गैस इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर बाय डिफॉल्ट। ये जो CO2 गैस है वो आपके रेन वाटर के pH को 7 और 5.6 के बीच में बनाता है। और वो भी कैसे बेटा? कुछ इस तरीके से, वाटर है, रेन वाटर है, CO2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना दिया? H2CO3 बना दिया, एंड दिस H2CO3 इज हैविंग अ नेचर ऑफ वीक एसिड। ये वीक एसिड का नेचर रखता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि रेन वाटर को हल्का सा एसिडिक बनाएगा, पर वो ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं होती है। नुकसान वाली बात कब होती है? जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, और जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब pH जो है 5.6 के नीचे भी भाग जाता है। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर दे दिया नाइट्रिक एसिड। सो these two gases are major responsible for, they are responsible for एसिड रेन। और एसिड रेन होता कहाँ पर है? वहीं पर जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, मतलब कि जिस एरिया में फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज की चिमनी से धुआं बहुत निकलता है, उस एरिया में एसिड रेन ज़्यादा होता है। और हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर भी एसिड रेन होता है वहाँ की ज़मीन बंजर होने लगती है, वहाँ पे कुछ भी काम सही से नहीं करता है। तो दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट द एसिड रेन। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इनफैक्ट बहुत ही छोटे क्लास से हम लोग इसके बारे में समझते आ रहे हैं। नोट कर लिया? मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। स्मॉग इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से लिखिएगा। स्मॉग सवाल बहुत बार पूछा गया है, नीट एग्जामिनेशन में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड स्मोक एंड फॉग। जब स्मोक और फॉग आपस में मिलता है तो हमें यहां पे मिलता है स्मॉग। डेफिनेशन वाइज देखा जाए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, गैसेज एंड सम टाइम वाटर वेपर ऑल्सो। अब देखिए, स्मॉग में जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर वेपर हो, बिना वाटर वेपर का भी स्मॉग बन सकता है। पहले तो हम लोग ये देखते थे कि वाटर वेपर का होना जरूरी है, क्योंकि जब पहली बार स्मॉग बना था, कहां पे स्मॉग बना था? लंदन में बना था पहली बार 1950 में। जब पहली बार स्मॉग बना था तो वहां पे देखा गया था कि वाटर वेपर की जरूरत पड़ती है, फॉग की जरूरत पड़ती है, तो नाम दे दिया गया। पर जब दूसरी बार स्मॉग बना, कहां पे? लॉस एंजलिस में इन द ईयर 1952 में। तो जब दूसरी बार स्मॉग बना तो वहां पे देखा गया कि वाटर वेपर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉग में स्मोक की जरूरत पड़ेगी, गैसेस की जरूरत पड़ेगी, और कभी कभार वाटर वेपर की भी जरूरत पड़ेगी इन सिटीज दैट मेक्स द एटमॉस्फेयर डिफिकल्ट टू सी। अच्छा, सिटीज में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर ऐसा बनता है जो देखने के लिए डिफिकल्ट होता है और ब्रीथ के लिए भी डिफिकल्ट होता है, और हमारे हेल्थ पर साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि 2 साल पहले लगभग नवंबर के मंथ में दिल्ली के बाहर के एरिया में, इनफैक्ट हर साल होता है, पर 2 साल पहले तो मैंने एक वीडियो में देखा था, बड़ा डरावना सा वो मंजर था कि दिल्ली से आगरा की तरफ जो हाईवे है, बहुत अच्छी तरीके से हाईवे बना हुआ है, तो हाईवे है, वहाँ पे स्मॉग का इफेक्ट देखा गया था, बड़ा डेंजरस था। मतलब कि नवंबर का मंथ था। नवंबर के मंथ में क्या होता है कि पैराली होती है, जो धान की जो फसल कटती है उसके बाद जो बचता है उसको जला देते हैं, पूरा किसान लोग पूरा का पूरा जला देते हैं, और जलाते हैं तो ढेर सारा वहाँ पर स्मोक होता है। और नवंबर के मंथ में ही फॉग होना स्टार्ट होता है, मतलब कि वहाँ पर कोहरा भी होना स्टार्ट होता है। तो कोहरा मिल गया नवंबर के मंथ में, और स्मोक मिल गया। ये जब आपस में मिलता है तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर स्मॉग बना था। मतलब कि ऐसा ही स्मॉग बना था, पूरा का पूरा हाईवे जो था वो स्मॉग से एकदम ढक गया था, और देखना वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा था। मतलब कि 10 मीटर के बाद क्या है वो नहीं समझ में आ रहा था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि ढेर सारी कार्स हाई स्पीड से जा रही थी,
एक कार में एक्सीडेंट हुआ, बाद में धीरे धीरे सारी की सारी कार एक एक करके टकराती जा रही थी, क्योंकि पीछे वाली कार को पता ही नहीं है कि आगे एक्सीडेंट हो गया है, तो अपना तेज स्पीड से चला रहा है। और जब जितनी देर में वो देखता, जितनी देर में वो रिएक्ट करता, तब तक देर हो जाती है और पूरा एक एक करके एक्सीडेंट हो रहा था। दैट इज़ द वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑफ स्मॉग। इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर कहीं पर स्मॉग है तो आप वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को ख़त्म कर दीजिए, वहाँ पे कुछ भी मत करिए, ना तो चलिए, ना तो टहलिए, ना तो रोड क्रॉस करिए, ना तो वहाँ पर ड्राइविंग करिए, कुछ भी मत करिए, आप सेफ साइड रहिए। तो दैट इज़ द केस ऑफ स्मॉग। दो तरह का स्मॉग होता है, वन इज कॉल्ड एज क्लासिकल स्मॉग, जिसको कि नाम देते हैं लंदन स्मॉग, क्योंकि ये सबसे पहली बार लंदन में देखा गया था। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मॉग, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस एंजलिस स्मॉग, क्योंकि ये सबसे पहली बार लॉस एंजलिस में देखा गया था। दो अलग अलग जगह सबसे पहले देखा गया था, लंदन में सबसे पहले, फिर 2 ही साल बाद लॉस एंजलिस में देखा गया था। सो दैट इज द 2 टाइप्स ऑफ स्मॉग। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है स्मॉग, कैसे स्मॉग बनता है। इसको नोट करिएगा, आई होप नोट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और अगले स्लाइड में डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए स्मॉग है, लेफ्ट वाला जो है वो लंदन स्मॉग है, देख रहे हैं एकदम धुआं धुआं हो गया, और राइट वाला जो है वो लॉस एंजलिस स्मॉग है। नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखते हैं ये क्या है। लव इज इन द एयर बट द एयर इज हाईली पॉल्यूटेड। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉपिंग पॉल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। पॉल्यूशन को खत्म करिए, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर लंदन स्मॉग में एकदम धुआं हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है दूर तक, और लॉस एंजलिस स्मॉग में भी अच्छा खासा धुआं हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए ये आपने देख लिया होगा, कुछ इस तरीके का दिखता है। मूविंग टू नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके बारे में देखिएगा। क्लासिकल और फोटोकेमिकल स्मॉग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं इसको एक एक करके डिफरेंशिएट करता हूं। जैसे कि लेफ्ट वाला जो है आपका क्लासिकल स्मॉग है, मेरी बात को भी ध्यान से सुनिएगा, एंड राइट वाला इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग की बात करें, क्लासिकल स्मॉग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपका क्लासिकल स्मॉग बनाता है। मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू बिल्डिंग अप ऑफ, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ सल्फर ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम फ्यूल कंबशन। तो समझ में आ गया, क्लासिकल स्मॉग आपका सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर से बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा सनलाइट से, किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। तो ऑटो फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल से जो हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकलता है उस पे फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो दोनों में फर्क आ गया। क्लासिकल स्मॉग सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर से बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से बनता है। दूसरी बात हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लासिकल स्मॉग इज अ जनरल रिएक्शन और फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स स्मोक एंड फॉग। मैंने आपको बताया था ना कि फॉग होना जरूरी नहीं है। तो जो लंदन स्मॉग था उसमें स्मोक था, स्मोक किसका, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का, और फॉग था। वहीं अगर हम फोटोकेमिकल की बात करें, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्मोक एंड फॉग। यहाँ पे किसी भी तरह का स्मोक और फॉग का इस्तेमाल नहीं होता है, फॉगलेस होता है फोटोकेमिकल। तीसरा, टेम्परेचर वाइज देखा जाए, क्लासिकल स्मॉग हमेशा कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है, मतलब कि विंटर में। इट अकर इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट इन विंटर। तो मतलब कि इंडिया में भी जो नवंबर दिसंबर के मंथ में फॉग बनता है, दैट इज अ क्लासिकल फॉग।
सॉरी क्लासिकल स्मॉग। और फोटोकेमिकल की बात करते हैं, इट अकर्स इन वार्म ड्राई एंड समर क्लाइमेट, सनी क्लाइमेट इन समर। तो विंटर में क्लासिकल बनेगा और समर में फोटोकेमिकल बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि विंटर में फॉग होता है तो इसलिए वहां पर क्लासिकल, और समर में फॉग नाम की चीज नहीं होती है तो इसलिए वहां पर फोटोकेमिकल। अच्छा क्लासिकल, अच्छा ईयर वाइज मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया था। क्लासिकल स्मॉग सबसे पहले लंदन में देखा गया था इन द ईयर 1952। दिस टाइप ऑफ स्मॉग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन लंदन इन द ईयर 1952। और फोटोकेमिकल दिस टाइप ऑफ स्मॉग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन लॉस एंजलिस इन द ईयर 1950। दोनों में फर्क है बेटा, थोड़ा सा ईयर मैंने उल्टा बोल दिया था। क्लासिकल 1952 में और फोटोकेमिकल 1950 में। क्लासिकल स्मॉग इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड देयरफॉर इज रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट बात, क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। वहीं फोटोकेमिकल की बात करें, इट हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्लासिकल आपका रिड्यूसिंग होता है। और अंतिम डिफरेंस साइड इफेक्ट वाइज, क्लासिकल स्मॉग में इट कॉजेज ब्रोंकाइटिस एंड इरिटेशन, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। फोटोकेमिकल स्मॉग इट कॉजेज इरिटेशन टू आईज, ये आंख पे प्रभाव डालता है। इट कॉजेज इरिटेशन इन आईज। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है तो जो मैं आपको बोला हूं उस पार्ट को आप रिवाइज कर करके आप लिख सकते हैं। नोट कर लिया बच्चा? अब जो इसमें आपको बताना है वो है केमिकल रिएक्शन, कि क्लासिकल स्मॉग में कैसा केमिकल रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कैसा केमिकल रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल स्मॉग की बात करते हैं। तो क्लासिकल स्मॉग का रिएक्शन लिख लीजिए। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड बनाया, और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो ये आ गया आपका केमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग का रिएक्शन, जो कि बहुत ही जनरल टाइप का रिएक्शन दिख रहा है, बहुत ही जनरल। ये सारे रिएक्शन तो हम लोग पढ़ते रहते हैं और इनफैक्ट एग्जामिनेशन में क्लासिकल स्मॉग का रिएक्शन कभी पूछता नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर जो पूछा गया रिएक्शन है स्मॉग से वो है फोटोकेमिकल स्मॉग, क्योंकि वहां पर रिएक्शन की वैरायटीज होती है। तो नोट करिए, हम फोटोकेमिकल स्मॉग का रिएक्शन आपको दिखलाते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? अगर इस टॉपिक को एकदम प्लान्ड वे में अगर आप पढ़ेंगे, एकदम प्लान्ड वे में पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। समझ में आया बच्चा ना? सो लेट्स मूव ऑन टू फोटोकेमिकल स्मॉग रिएक्शन। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता रहता है। फिर अब यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो नाइट्रस ऑक्साइड बना है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। ये नाइट्रिक एसिड ये है, ठीक है ना? तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। जो नाइट्रस ऑक्साइड बना हुआ है उसके पास अब दो ऑप्शन फिर से है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाएगा, फिर से रिएक्शन स्टार्ट कराएगा, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हो गया
नाइट्रस ऑक्साइड फिर से यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बना देगा। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। देख रहे हैं ना, नाइट्रस ऑक्साइड बना, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज किया। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है उसके पास दो ऑप्शन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना दे, और जो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा वो फिर से यहाँ पर आकर रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाए, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म कर दे। ये क्या है बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर दे। किसका? नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर दे। जब यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। जो यहां पे NO बना है, NO फिर से यहां पे चला जाएगा और रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। फिर जो ओजोन बना है, ओजोन आपका पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा। दूसरी बात देखिएगा, यहां पे जो आपका हाइड्रोकार्बन है जो कि हमारे ऑटोमोबाइल से निकलता है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज पैन, दैट इज कॉल्ड एज परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, एंड दे आर ऑल्सो अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस फॉर आवर हेल्थ। हमारे अर्थ पर इसका भी बहुत ही घातक प्रभाव होता है। परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट का स्ट्रक्चर देखिएगा। परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O, एसाइल हो गया, परऑक्सी हो गया, और फिर ये NO2, दैट इज कॉल्ड एज पैन, परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो पैन हो गया। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो ओजोन जो है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन करता है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड जो यहाँ पे बनता है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोलीन। आपके एनसीईआरटी बुक में एक्रोलीन का नाम दिया हुआ है, तो एक्रोलीन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा क्या होता है, और ये आपका हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग में तीन चीज इंपॉर्टेंट बनती है। ओजोन जो कि घातक है, पैन जो कि दूसरा घातक सब्सटेंस है, और तीसरा एल्डिहाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्रोलीन। तो ये पूछ लेता है कि इन फोटोकेमिकल स्मॉग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। This is the photochemical smog reaction. तो ये हो गया हमारे स्मॉग के बारे में। स्मॉग के बारे में दो ही चीज पूछता है, या तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा, या तो आपसे टाइप्स पूछेगा, या तो आपसे डिफरेंस पूछेगा, प्रीवियस का प्रीवियस स्लाइड, या फिर आपसे रिएक्शन के बारे में पूछ लेगा। इतना आपने पढ़ लिया, दैट इज मोर देन एनफ। मतलब कि स्मॉग से जुड़ा हुआ जो भी सवाल पूछेगा आपके लिए एकदम तैयार हो, बस इतना ही आपको पढ़ना है। कुछ और चीज़ें जैसे कि ओजोन होल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ओजोन होल, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। ओजोन, तो अगर ओजोन डैमेज होती है देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज ओजोन होल। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड एज ओजोन होल। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई होल नाम की चीज़ बनती नहीं है, बस क्या है यहाँ पर ओजोन लेयर की थिकनेस घटती है, और जब ओजोन लेयर की थिकनेस घटती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन होल। ये नहीं कि होल बना है पूरा, नहीं, ओजोन लेयर की थिकनेस घटती है, दैट इज कॉल्ड एज ओजोन होल। ओजोन का फॉर्मेशन कैसा होता है? सिंपल सा है, ऑक्सीजन गैस जो है अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है,
और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल मैकेनिज्म बाय विच ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। नोट करिएगा। अब इसमें यह है कि ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे है, ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे है। तो जो ओजोन का डिप्लीशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मेड केमिकल्स। जैसे कि आज तो ओजोन होल के बारे में हम लोग काफ़ी सोचते हैं, तो हम लोग कुछ केमिकल्स को एकदम अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में हमारे रेफ्रिजरेटर में या फिर ठंडी करने वाली जो चीज़ होती है जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर एसी हो गया, इसमें जो है हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप की गैस का इस्तेमाल करते थे दैट इज़ कॉल्ड एज हेलोजिनेटेड कार्बन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारा ओजोन होल जो है वो डिप्लीट करता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका कूलिंग इफेक्ट देता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में। पर जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में एस्केप करता है, ऊपर की तरफ जाता है, हल्की गैस है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाते 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 जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के साथ टकराता है तो वहाँ पे ओजोन के साथ रिएक्शन शो करने लगता है और उस रिएक्शन की वजह से ओजोन जो होता है वो डैमेज होने लगता है एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज ओजोन होल। रिएक्शन कैसे होता है वो देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले द रियल कॉज बिहाइंड ओजोन होल फॉर्मेशन इज यूज ऑफ CFC। CFC का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन हेलोजिनेटेड कार्बन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है तो वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है और जब क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये जो फ्री रेडिकल बना है वही आपका ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे ClO का फ्री रेडिकल बनाता है, O2 बनाता है। मतलब कि ओजोन को किस में कन्वर्ट करता है, O2 में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ओजोन हट रहा है तो वो अब दिक्कत वाली बात हो गई। और फिर जो ClO जो बना है वो आपका दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन से, क्या, हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन बनाता है। जैसे कि ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस के प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेस जो है आपका नेसेंट ऑक्सीजन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है उस नेसेंट ऑक्सीजन को भी क्या करता है, ये यूज करने लगता है। जैसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ओजोन को तो खत्म किया ही किया, पर साथ ही साथ यहाँ वाला जो फ्री रेडिकल बना है वो जो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बना था जिसकी वजह से ओजोन बनने वाला था, उस नेसेंट ऑक्सीजन को ही यूटिलाइज कर लिया। और जब उस नेसेंट ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया मतलब कि ओजोन यहाँ पे बना ही नहीं, ओजोन बनना बंद हो गया। एक तो ओजोन बनना बंद हो रहा है, दूसरी तरफ ओजोन को घटा भी रहा है। तो इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे डबल इफेक्ट क्रिएट करता है कि जो ऑलरेडी ओजोन बन गया है उसको डैमेज कर रहा है और जो नया ओजोन बनने वाला है उसको बनने नहीं दे रहा है। तो दिस इज हाउ अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्ट्स ऑन ओजोन एंड कॉजेज ओजोन होल डिप्लीशन। मेरे ख्याल से इसमें इतना ही था, हाँ ये था। बाद में स्टेप 2 एंड स्टेप 3 रिपीट्स अगेन एंड अगेन कॉजिंग डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सेलेक्टिव चीज़ बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा या फिर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आई होप इतनी बात आपने समझ लिया। इसमें अब कुछ और चीज़ें बची हुई हैं, थ्योरेटिकल बातें, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आपको बता देता हूँ। जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि पूछा गया है।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑल्सो कॉल्ड एज बीओडी। बीओडी क्या है? बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय अ बैक्टीरिया to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water is called biological oxygen demand। अब इसको समझिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहता क्या है। जैसे कि जो हमारा वाटर बॉडी है, वो वाटर बॉडी जो है हमेशा प्योर नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी होती रहती है, किसी ना किसी फॉर्म में। गंदगी करने वाले बहुत लोग हो सकता है, जैसे कि हम गंदगी कर रहे हैं, हमारा घर का जो वेस्ट है सीधे हम लोग नदी में डंप कर देते हैं, तालाब में डंप करते हैं, तो तालाब का पानी गंदा हो रहा है, नदी का पानी गंदा हो रहा है। या फिर नदी के अंदर या तालाब के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो मछलियां हैं, वो भी क्या करती हैं, उसको गंदा करती हैं। बोलती है ना कि मछली जो है तालाब को गंदा कर गई। तो गंदगी करने का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ हम लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ अनअवॉइडेबल है। पर नदी के अंदर जो होता है या तालाब के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर जो है, वो खुद को साफ करने की क्षमता होती है कि वो टाइम के साथ खुद को साफ भी करता रहता है, पानी को साफ भी करता रहता है। और ये क्षमता उसको मिलती कैसे है? बैक्टीरिया से। जो नदी और तालाब में बैक्टीरिया मौजूद है, वाटर बॉडीज में जो बैक्टीरिया मौजूद है, वो क्या करता है? इस पानी को साफ करने का काम करता है। तो जो गंदगी है उसको बैक्टीरिया साफ करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर बैक्टीरिया गंदगी को साफ कर रहा है तो उसको कुछ चाहिए, और बैक्टीरिया को चाहिए क्या? केवल उसको ऑक्सीजन चाहिए कि उसकी जिंदगी है जीवित रहे। तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है, और जब ऑक्सीजन लेता है तो इस ऑक्सीजन के एक्सपेंस में वो नदी के पानी को या वाटर बॉडीज के पानी को साफ करता है। तो जितना ऑक्सीजन उसको ज़रूरत होती है गंदगी को साफ करने के लिए, दैट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मेरे ख्याल से अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा कि अब तो बोलने वाला का कोई तो चांस ही नहीं है, कि बस यही है, नदी को साफ करने की क्षमता बाय द बैक्टीरिया एट द एक्सपेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको उतना क्या होगा वहाँ पर? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। अब इसमें एक बात और हम लोग समझ सकते हैं कि अगर गंदगी ज़्यादा है तो बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और अगर बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे बीओडी का लेवल हाई हो जाएगा। और वहीं अगर गंदगी कम है तो बैक्टीरिया को कम ऑक्सीजन चाहिए, और जब बैक्टीरिया को कम ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे बीओडी लेवल लो हो जाएगा। मतलब कि लेवल ऑफ बीओडी बताएगा कि हमारा वाटर बॉडी कितना पॉल्यूटेड है। जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा हमारा वाटर बॉडी, उतना ही ज़्यादा बीओडी की वैल्यू जाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? बोलिए। तो जल्दी से डेफिनेशन नोट करिए। कुछ और चीजें इसमें आपको नोट करना है, जैसे कि यह बीओडी वैल्यू इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि वैल्यूज पर हमें बताना है तो वैल्यूज को किस में बताएं? तो ऑक्सीजन मिलीग्राम के टर्म में करते हैं। कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ सैंपल ड्यूरिंग 5 days ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये है स्टैंडर्ड वैल्यू। मतलब कि हमने क्या किया? एक गंदा पानी लिया। कितना गंदा पानी लिया? ये वाटर ले लेते हैं। कितना गंदा पानी लिया? 5 लीटर गंदा पानी लिया। उस गंदे पानी में टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। और उसको कितने दिन तक हमने रखा है? 5 दिन तक रखा है। तो जितने ऑक्सीजन की डिमांड होगी किसमें? मिलीग्राम में, वही होगा बीओडी का वैल्यू। वही क्या होगा बच्चा? बीओडी का वैल्यू हो जाएगा। तो दैट इज अ टेक्निकल टर्म कि हम डेफिनेशन से तो उतना नहीं समझ पा रहे हैं, पर इससे हम लोग काफ़ी कुछ समझ पा रहे हैं कि हमने गंदा पानी लिया, 1 लीटर गंदा पानी लिया। पानी का टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि बैक्टीरिया को 20 डिग्री सेल्सियस में रहना है। कितने दिन तक पानी हमने रखा है? 5 दिन तक रखा है उसको साफ करने के लिए। तो जितना ऑक्सीजन मिलीग्राम में आवश्यकता होगी, दैट मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज बीओडी वैल्यू। Clean water has BOD value less than 5 ppm, whereas highly polluted water has a value more than 17 ppm.
कि अगर 5 ppm से कम है BOD तो हमारा पानी एकदम स्वच्छ है, पी लिया, जितना पीना उतना पी लीजिए। पर वहीं अगर 5 से ऊपर है तब गंदा है, और अगर 17 से ऊपर हो गया तो पानी पीने लायक नहीं है बेटा, उसको बिल्कुल मत पीना, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। दैट इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द BOD वैल्यू। देखिए BOD से मिलता हुआ एक और नाम आता है, दैट इज कॉल्ड एज DO, दैट इज कॉल्ड एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसके बारे में देख लीजिएगा कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। उसी तरीके से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से एक और छोटा सा टर्म होता है जो कि हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज COD, ऑल्सो नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नाम जान लीजिए कि COD नाम का भी कुछ चीज़ होता है, और DO के बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि थोड़ा बहुत आप भी तो मेहनत करो, मेहनत करोगे मज़ा आएगा। किताब के पन्ने को पलटोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा, रिवीजन होगा। नोट कर लीजिए। बस एक और स्लाइड इसमें बची हुई है, और वो जो है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वाटर का, कि वाटर में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मेंटेन करना होता है जो कि पीने लायक हो। जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं तो उसमें हमें पता है कि उसमें पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, पॉल्यूटेंट्स उसमें मौजूद रहते हैं, पर हमें ये भी पता है कि एक लिमिट तक अगर है तो वो पानी सेफ़ है, और अगर लिमिट से ऊपर हो गया तो वो पानी पीने के लिए अनसेफ है। तो यही लिमिट हमें कुछ याद करना है, जैसे कि ये सम मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर एज फॉलोज। फ्लोराइड का जो मैक्सिमम लेवल होना चाहिए पानी में वो 1 ppm होना चाहिए। वैसे कहीं कहीं पर 2 ppm भी दिया हुआ है, तो हम लोग 1 से 2 के बीच में लेके चलते हैं। अगर 2 के ऊपर है तो पानी पीने लायक एकदम नहीं है, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। लेड का होता है 50 ppb, लेड का क्या होता है 50 ppb, ठीक है। अच्छा, फ्लोराइड जब एक्सेस हो जाता है तो इसकी वजह से होता है फ्लोरोसिस, दैट इज कॉल्ड एज मॉटलिंग ऑफ टीथ। हमारा दांत जो है वो खराब होता है, फ्लोरोसिस ऑल्सो कॉल्ड एज मॉटलिंग ऑफ टीथ। लेड की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होता है 50 ppb, सल्फेट 500 ppm, कॉपर 3 ppm, कैडमियम 0.005 ppm, मैग्नीज 0.05 ppm, आयरन 0.02 ppm, नाइट्रेट 50 ppm। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एल्युमिनियम 0.2 ppm और जिंक 5 ppm की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट देखी जाती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लिमिट प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। इसमें कुछ जो आपको एक चीज़ आपको याद करना है वो ये है कि कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। NCERT ओपन करिएगा तो NCERT में देखिएगा वहाँ पर कुछ डिजीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने 2 नाम बता दिया है, फ्लोरोसिस बता दिया है, फ्लोरीन से मॉटलिंग ऑफ टीथ, और दूसरा ब्लू बेबी सिंड्रोम जो कि नाइट्रेट से होता है। इसी तरीके से कुछ और नाम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट इट डाउन प्लीज। आई होप आप लोगों ने ये सारी की सारी बातों को नोट कर लिया है, और मेरे ख्याल से आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दैट्स इट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपने आज का लेक्चर काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी इन्जॉय करके पढ़ा होगा, और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर किया होगा। तो स्टूऑन के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से ये आपका लेक्चर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में केवल एक ही लेक्चर काफ़ी है और एक लेक्चर में हम लोग सारे के सारे चीज़ों को कवर कर चुके हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब मेहनत आपकी रहेगी, आपको रिवीजन करना है, आपको सवाल लगाना है, आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। देखिए इस चैप्टर के लिए केवल एनसीईआरटी बुक को ही अहमियत दीजिएगा क्योंकि उसमें जितना दिया हुआ है दैट इज़ मोर देन इनफ। एग्जामिनर पूछेगा तो वहीं से पूछेगा क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस ये टॉपिक हो जाता है। आप कितना डीप में जाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, पर हमें उतना डीप में जाना नहीं है। हमें क्या करना है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है जो कि केवल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो दैट्स इट। तो मिलते हैं हम लोग किसी और दिन किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए, अच्छी तरीके से मेहनत करिए, देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका कंपटीशन में सिलेक्शन बिल्कुल ही होगा। बाय बाय। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।